साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट के अंतर्गत एक टॉपिक है सामाजिक वानिकी, अर्थात जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, और राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान। तो इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और ये दोनों पर्यावरण के संबंध में ऐसे टॉपिक हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सामाजिक वानिकी अर्थात सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जो शब्द है सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री, इस सामाजिक वानिकी शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वह वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग अर्थात द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया था। तो यह प्रश्न पूछा गया हुआ है कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था। तो यह सन पूछा गया है, तो 1976 में हुआ था और किसके द्वारा? राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट और याद रखिएगा, यह जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है अर्थात द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना जो है अगस्त 1970 में, कब? अगस्त 1970 में की गई थी। और क्यों की गई थी? तो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अब फिर से हम लोग सामाजिक वानिकी पे आते हैं। तो यह जो सामाजिक वानिकी है, इससे तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि अर्थात जो अनुपजाऊ भूमि होती है अर्थात बंजर भूमि होती है उस पर वृक्षारोपण से संबंधित है, इसका तात्पर्य। तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम इस मंशा के साथ प्रारंभ किया गया कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों के लिए वनों पर पड़ने वाले भार को कुछ कम किया जा सके तथा बेकार पड़ी भूमि का उपयोग जो है वनीकरण अर्थात फॉरेस्ट्री के लिए किया जाए। अब चूंकि हमें पता है कि वनों से हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन जो हैं या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि किस प्रकार के संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। तो कुछ संसाधनों को देख लेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से हमारी डिपेंडेंसी वनों पर होती है। तो वन पर्यावरण जो है ये लोगों और जंतुओं को कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। वन कई प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं, जैसे कि फर्नीचर, घरों, रेलवे, स्लीपर, प्लाईवुड, ईंधन या फिर चारकोल एवं कागज के लिए लकड़ी, शेलोफेन, प्लास्टिक, रेयान और नायलॉन और आदि के लिए अप्रसंस्कृत उत्पाद अर्थात रॉ मटेरियल इनके द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा रबड़ के पेड़ से रबड़ भी वनों से ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही फल, सुपारी और मसाले भी वनों से एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही साथ कर्पूर, सिंचोना जैसे कई औषधीय पौधे भी क्या होते हैं? आपके वनों में ही पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो वनों पर होती है। तो इस जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम था, इसका एक उद्देश्य यह भी था कि ये जो डिपेंडेंसी है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। इस प्रकार से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है तथा वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखता है। मतलब इसमें सभी को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य वन क्षेत्र का विकास करना, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये जो उद्देश्य है इनको याद रखिए। कई बार क्या होता है कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सामाजिक वानिकी के निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य हैं या इसके उद्देश्यों में कौन कौन से शामिल हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी वृक्षारोपण के माध्यम से इसके उद्देश्यों में शामिल रहा है। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य जो है वो मानव अधिवास से सटी वैसी सरकारी वन भूमि जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण क्षरित हो रही हैं उनका पुनर्वनीकरण करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। अब ये जो सामाजिक वानिकी अर्थात सोशल फॉरेस्ट्री है, इसके 3 तत्व हैं। मतलब इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी? एक आपका सबसे पहले आता है कृषि वानिकी। तो इन तीनों को ये करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो कृषि वानिकी है अर्थात फॉर्म फॉरेस्ट्री, इसकी बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह अपनी घरेलू ज़रूरतों अर्थात स्वयं की ज़रूरतों की पूर्ति हेतु वृक्ष स्वयं के खेतों में लगाएं। मतलब जो उनकी ज़मीन है या जो खेतों के किनारे जो ज़मीन खाली है वहाँ पर ये लगाएं। और याद रखिएगा जो सामाजिक वानिकी ये जो सोशल फॉरेस्ट्री, इसका एक मुख्य उद्देश्य जो है वो अव्यावसायिक वनारोपण को भी बढ़ावा देना है। तो यदि इसके उद्देश्यों में ये आ जाए कि सामाजिक वानिकी का जो मुख्य उद्देश्य है वह केवल व्यावसायिक वनारोपण को बढ़ावा देना है, तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें अव्यावसायिक वनारोपण को ही बढ़ावा देना शामिल है। तो मतलब दोनों शामिल है, अव्यावसायिक वनारोपण और व्यावसायिक वनारोपण दोनों। इस प्रकार वनारोपण जो है कृषि फसलों के लिए छाया उपलब्ध कराएगा। साथ ही इसका उपयोग जो है प्रत्यक्ष भूमि अर्थात जो वेस्ट लैंड है उनको आबाद कर मृदा संरक्षण में भी
किया जा सकता है। जितना ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे वो मृदा संरक्षण में को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। अब अगला देखते हैं सामुदायिक वानिकी अर्थात कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के बारे में। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत निजी भूमि के बजाय, जैसा कि आपका जो फॉर्म फॉरेस्ट्री था उसमें निजी भूमि का इस्तेमाल हो रहा था, किसान स्वयं की भूमि पर लगा रहे थे, तो यहाँ निजी भूमि के बजाय जो सामूहिक उपयोग वाली सार्वजनिक भूमियाँ होती हैं उन पर जन समूह अर्थात लोगों द्वारा वनारोपण को प्रोत्साहन दिया जाता है और इसके लिए बीज, उर्वरक इत्यादि जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी लोगों अर्थात समुदाय पर होती है। जबकि जो कृषि वानिकी होगा अर्थात फॉर्म फॉरेस्ट्री, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बीज, उर्वरक इत्यादि जो है और उसके संरक्षण की सारी जिम्मेदारी उस किसान पर होगी जिसके द्वारा उसको लगाया जाएगा। अगला तीसरा इसमें जो तत्व है वह है आपका सार्वजनिक वानिकी अर्थात एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो यह क्या है, इसके तहत वन विभाग द्वारा सड़कों, नहरों या तथा अन्य सार्वजनिक जगहों के आसपास वृक्षारोपण तथा उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे कि आप नहरों किनारे या रोड किनारे जाते हैं तो जो पेड़ लगे होते हैं उसके आगे एक जाली लगा करके एक बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि वन विभाग के द्वारा, ठीक है। तो वो सारे जो पेड़ लगाए गए हैं वो सार्वजनिक वानिकी के अंतर्गत ही उनका वृक्षारोपण किया गया है। तो यहाँ पर ये जो सार्वजनिक वानिकी है इसमें पूरा काम किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो तीनों थे, इन तीनों के कृषि वानिकी, ठीक है, आपका सार्वजनिक वानिकी और सामुदायिक वानिकी, इन तीनों के बारे में यहाँ पर चर्चा की। कुछ अन्य बातों को भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे यह जो पूरा कार्यक्रम है सामाजिक वानिकी वाला, यह पूर्णतः जो है केंद्र पोषित कार्यक्रम है, मतलब पूरी फंडिंग जो इसकी आती है वो केंद्र के द्वारा आती है, इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं होता है। तो यह पूर्णतः केंद्र पोषित कार्यक्रम है तथा यह कार्यक्रम कनाडा तथा स्वीडन के तकनीकी सहयोग से संचालित हो रहा है तथा इसे वित्तीय मदद जो है वर्ल्ड बैंक से प्राप्त हो रहा है। तो यह तथ्य याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है इसको फंडिंग कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राप्त होती है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा ये जो तीनों तत्व हैं सामाजिक वानिकी के अर्थात कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी और सार्वजनिक वानिकी, इसमें सबसे अधिक सफलता जो किसी को मिली है तो वो आपके कृषि वानिकी को मिली है, फॉर्म फॉरेस्ट्री को ही मिल सकी है। परंतु जागरूकता के अभाव में इसकी सफलता जो है वो व्यापक नहीं हो पा रही है। इसके अलावा इसी प्रकार इस कार्यक्रम की जो और खामी बता सकते हैं कि एक खामी यह है कि इसमें असावधानी पूर्वक जो पौधों का चयन करना, मतलब जो इसमें पौधों का चयन किया गया है वृक्षारोपण के लिए या वनीकरण के लिए, उसका बहुत ही असावधानी पूर्वक चयन किया गया है। मतलब ये नहीं देखा गया है कि जिस जगह पर उनको लगाया जाएगा क्या वह उस भौगोलिक स्थिति के अनुकूल है या नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो यूकेलिप्टस होता है, यूकेलिप्टस का पौधा आपने देखा होगा गांव वगैरह में खेतों में लोग लगाए रहते हैं। यूकेलिप्टस जिसका हिंदी में जो नाम होता है उसे नीलगिरी पौधा भी कहते हैं। तो यदि कहीं पर नीलगिरी पौधा भी लिखा हो तो समझ लीजिएगा यूकेलिप्टस की बात हो रही है। तो यूकेलिप्टस जिसे पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है, इसके कारण इसका नुकसान क्या है, इसको बड़ी मात्रा में या जो आपकी कृषि वानिकी है इसके तहत इसको बड़ी मात्रा में लगाया गया और सरकार के द्वारा इसको बहुत बड़ी मात्रा मतलब बड़े स्तर पर इसको प्रोत्साहित किया गया। इसका नुकसान क्या होता है कि इसको लगाने से जो अन्य प्रकार के पौधे के जो विकास होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक मात्रा में भूमिगत जल का अवशोषण करता है। ऐसा माना जाता है कि एक यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है दिन भर में 24 गैलन लीटर का यह अवशोषण कर लेता है। तो यह बहुत गहराई से जो है पानी को सोख लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो अगल बगल के इसके पौधे होते हैं उनको समुचित मात्रा में जो मिनरल्स या जो कह सकते हैं जल की जो आवश्यकता होती है वो उनको नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से उनका विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि यह जो यूकेलिप्टस का पौधा है मेनली वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ दलदली इलाका होता है। दलदल को सुखाने के लिए यूकेलिप्टस का पौधा लगाया जाता है। परंतु इसको कृषि वानिकी के अंतर्गत इसको बड़े स्तर पर इसको प्रोत्साहित किया गया और किसानों के द्वारा इसको बड़े स्तर पर लगाया गया, जिसका नुकसान भी हुआ है। तथा थोड़ा सा यदि यूकेलिप्टस के बारे में बात करें तो यूकेलिप्टस अर्थात नीलगिरी पौधा जो है यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाने वाला पौधा है। इसके अलावा इन दोनों मतलब यह यहाँ का स्थानिक पौधा रहा है, यहीं से अन्य जगह पर गया है। इसके अलावा देखें तो भारत, उत्तरी और दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में भी नीलगिरी अर्थात यूकेलिप्टस के पौधों की खेती की जाती है। और यह किस कुल का है, तो यह मिर्टेसी कुल एक है, उस कुल का यह पौधा है। और इसका उपयोग किस चीज़ में होता है, तो इसकी पत्तियों से प्राप्त होने वाले तेल का जो उपयोग है वो औषधि और अन्य रूप में
किया जाता है। इसके साथ ही इसके बारे में और याद रखिएगा, यह एक बीजपत्री पौधा होता है। तथा इसके बारे में जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वह पूछा गया है कि किस पौधे को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है, तो उसका उत्तर है यूकेलिप्टस। तो यदि कहीं पर परीक्षा में ऑप्शन की जगह यूकेलिप्टस ना देकर के नीलगिरी पौधा दे दे तो याद रखिएगा नीलगिरी पौधा ही वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूकेलिप्टस कहते हैं। तो नीलगिरी का पौधा क्या होता है, पर्यावरण का शत्रु होता है। आगे चलते हैं। आगे अब इसी के संबंध में थोड़ा सा बात कर रहे हैं, जब फॉरेस्ट्री की बात ही कर रहे हैं तो विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है, यह प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि 21 मार्च इस वर्ष बीत चुका है तो इसकी थीम वगैरह से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो विश्व वानिकी दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों को वनों के प्रति जागरूक करना, और यह जो दिन है यह दिन वनों और वानिकी के महत्व और समाज में उनके योगदान के तौर पर मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस अर्थात वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या याद रखना है, इसकी थीम क्या है, इस बार की अर्थात 2020 की थीम क्या है। तो 2020 की जो थीम है वह है वन व शिक्षा, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। अब इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2012 में, नवंबर 2012 में 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाने की घोषणा की गई। और पहली बार जो विश्व वानिकी दिवस मनाया गया 21 मार्च को, कब मनाया गया, 21 मार्च 2013 को पहली बार मनाया गया। तब से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। और थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाएं, इतिहास में जाएं तो सन 1971 की जो यूरोपीय कृषि परिसंघ की 23वीं महासभा होती है, तो इस 23वीं महासभा में सर्वप्रथम विश्व वानिकी दिवस मनाने का विचार आया था। अब प्रश्न उठता है कि 21 मार्च ही क्यों चुना गया। तो चूंकि होता क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं, इसलिए विश्व वानिकी दिवस मनाने के लिए यह दिन चुना गया। और यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं, 2 तारीखें ऐसी होती हैं जब कि आपके दिन और रात बराबर होते हैं। तो एक तारीख तो आपको पता चल गया 21 मार्च। तो प्रश्न उठता है कि दूसरी तारीख कौन सी होती है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च, तो उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा आपका जो 23 सितंबर होता है, 23 सितंबर को आपका दिन और रात बराबर होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इस प्रकार से 2 तारीखें साल में ऐसी पड़ती हैं कि जब आपका दिन रात बराबर होता है। तो ये 23 सितंबर वाला कभी 22 सितंबर पड़ जाता है, कभी 23 सितंबर पड़ जाता है। तो 21 मार्च और 22 और 23 सितंबर कह सकते हैं, या मेनली 23 सितंबर, इन दोनों को दिन रात बराबर होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विषुवत रेखा होती है, ठीक है, विषुवत रेखा पर जो भी देश आएंगे या कह सकते हैं कि जो भी स्थान होंगे, तो विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। आगे चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद ने हरित भारत अर्थात ग्रीन इंडिया के लिए भारत के राष्ट्रीय मिशन को फरवरी 2011 में स्वीकृति दे दी थी। और यह मिशन अर्थात जो राष्ट्रीय हरित भारत अभियान है, तो याद रखिएगा फरवरी 2011 में प्रारंभ होता है। यह जलवायु परिवर्तन पर भारत की जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, नेशनल एक्शन प्लान, उसके तहत जो 8 मिशन चुने गए हैं, उन 8 मिशनों में से यह एक है। और यह जो राष्ट्रीय हरित भारत अभियान है, इस मिशन का जो उद्देश्य है वह क्या है, वन क्षेत्र की गुणवत्ता तथा मात्रा को बढ़ा करके 10 मिलियन हेक्टेयर करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन को 2020 तक 50 से लेकर के 60 मिलियन टन तक ले करके आना है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यह जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है, अर्थात इंग्लिश में कहें तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, NAPCC। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। अब इसके अंतर्गत जो 8 लक्ष्य या जो योजनाएं रखे गए हैं उनको यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला तथ्य हमें याद होना चाहिए कि यह जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, अर्थात जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना, इसको औपचारिक रूप से लागू कब किया गया, यह तारीख पूछी जाती है 30 जून 2008। तो अभी तक आपसे सन पूछा गया है कि राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा 30 जून 2008। यह पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तथा राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन, मतलब इसमें 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया है। और ये जो 8 राष्ट्रीय मिशन है, ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण
ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर ये 8 मिशन केंद्रित हैं। अब ये 8 मिशन कौन कौन से हैं, इनके नाम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आपसे परीक्षा में जो पूछा गया है पीसीएस में वो यही कि इनमें से 3 मिशन दे देता है और एक कोई अदर दे देता है और उसमें पूछता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित मिशन में से नहीं है, या कई सारे देकर ये पूछ सकता है कि इसमें कौन से राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है और बना भी है। तो इन 8 मिशनों के जो नाम हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, तो सौर एनर्जी संबंधी। दूसरा, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा है सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। छठा है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, जिसकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर की थी, तथा सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान दे सकता है कि ज्ञान शामिल है कि नहीं, तो जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 जो मिशन है इसमें शामिल है। इसको आप यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम से आप इसको याद रख सकते हैं। ये तो आप इसमें देखेंगे तो ये जो आपका राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, तो ये जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है इसमें 8 हैं। तो इसको, इस फिगर को याद रखिएगा। राष्ट्रीय मिशन इसमें शामिल है, ऊर्जा दक्षता शामिल है, जल मिशन, पारिस्थितिक, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र, निवास, हैबिटेट से संबंधित, हरित भारत, कृषि और ज्ञान अर्थात नॉलेज। तो ये 8 जो इसमें मिशन है शामिल हैं, इनको याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बनता है। अब कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पर याद रखिएगा कुछ और फैक्ट को कि भारत में प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में, कब, जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। और यह महोत्सव जो है भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। अब इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें कि यह प्रारंभ कब से हुआ। तो सन 1960 के दशक में इसका सूत्रपात जो है वो तत्कालीन कृषि मंत्री, जिनका नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इन्होंने इसका सूत्रपात किया था। और कुछ अन्य चीज़ें याद रखिएगा फैक्ट के रूप में कि वर्ष 2017 में, कब, वर्ष 2017 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फोरम में 2017 से लेकर 2030 तक वन संबंधी योजना शुरू की गई। अब इस वन संबंधी योजना के तहत वर्ष 2030 तक विश्व के कुल वन क्षेत्र में 3% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। और यह 3% जो अगर देखें तो लगभग 120 मिलियन हेक्टेयर यानी फ्रांस के दुगने क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में जो वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष प्रकाशित की जाती है, और इस बार जो अभी हाल ही में आई है वो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आई है, और यह इस प्रकार की 16वीं रिपोर्ट है। तो इसके 1-2 आंकड़ों को देख लेते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके संबंध में एक अलग से वीडियो में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पर जो फैक्ट पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। तो यह तो कम ही पूछा जाता है, परसेंटेज में ज़्यादा पूछा जाता है। तो परसेंटेज में याद रखिए कितना है क्षेत्रफल, 24.56% है। और पिछली बार से जो 2017 में जो रिपोर्ट आई थी, अर्थात जो 15वीं रिपोर्ट थी, उससे यदि देखें कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.65% की वृद्धि हुई है आपके वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल में। अब केवल वनावरण की यदि बात करें कि वनावरण कितना है, तो 21.67% है। और पिछले बार से जो वनावरण वृद्धि कितनी हुई है, वो 0.56% हुई है। जबकि वृक्षावरण को देखेंगे तो ये आपका कितना है, 2.89% है, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, पिछले बार से 1.29% की वृद्धि हुई है। तो यह कुछ चीज़ें थी जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।